वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। वंदे मातरम मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। लोकसभा में विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला आरक्षण बिल पर संग्राम छिड़ गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत कहानी से की, लेकिन जल्द ही तीखे हमलों पर उतर आए। उन्होंने इस बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण के बजाय चुनावी नक्शा बदलने की साजिश करार दिया। राहुल ने आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो ओबीसी वर्ग को उनके हक से वंचित रख रही है। और इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की भाषण को प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए सदन में भारी विरोध किया। बताते आपको चले कि संसद में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति इस दौरान देखी गई। तो संसद के विशेष सत्र में हंगामा देखने को मिला। भाषण की शुरुआत जैसे ही राहुल गांधी ने की, उस दौरान एक कहानी सुनाई। बीच बीच में उन्हें रोका भी जा रहा था, लेकिन उस कहानी को पूरा करने के लिए वो बार बार आग्रह कर रहे थे। और जब उनकी वो कहानी पूरी हुई, उसके बाद किरण रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान है। जो उन्होंने कहानी कही, जिस शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया कहानी के दौरान, उसका वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताते हुए नजर आए। तो महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर विपक्ष के लगातार बयान सामने आ रहे हैं, और इसी तरीके का बयान संसद में भी देखने को मिला। जब कार्यवाही शुरू हुई तो इस पर आपत्ति जताता हुआ विपक्ष नजर आया। जानकारी आप तक पहुंचा दे। जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे, इस दौरान हंगामा देखने को मिला। एक तरफ राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे और संसद का विशेष सत्र काफी हंगामेदार रहा। महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का भी मुद्दा यहां पर गूंजा। और ये भी बताते हैं आपको चले कि आधी आबादी की बात सदन में जैसी ही गूंजी और सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा किया गया। किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान को प्रधानमंत्री मोदी का अपमान बताया। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस दौरान परिसीमन विधेयक को लेकर भी चर्चा की गई। जिस तरह से राहुल गांधी सदन में बता रहे थे अपनी कहानी, वो एक तरह से कह रहे थे और इन कहानी को लेकर वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। और ये भी बताते आपको चले कि इस दौरान हंगामे की स्थिति देखने को मिली। लगातार विपक्ष जो है वो इस बिल का विरोध कर रहा है, राहुल गांधी सरकार के खिलाफ में इस बिल के लिए। और ये भी बताते चले आपको कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई। विशेष तौर पर चर्चा जो है वो राहुल गांधी की ओर से की गई, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सदन में जिस तरह की बातें कही उसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला। अपनी स्टोरी बचपन की वो बताने लग गए, बार बार रोकने के बाद भी वो बोलते चले गए और इन्हीं सबके बीच हंगामा देखने को मिला। तो महिला आरक्षण विधेयक में संशोधन और परिसीमन बिल 2026 को लेकर 3 दिनों का संसद का विशेष सत्र चल रहा है। 16 अप्रैल से शुरू हुआ ये सत्र, और अगर आज के दिन की बात करें तो दूसरा दिन था। इस सत्र का उद्देश्य लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने के लिए परिसीमन और महिला आरक्षण पर चर्चा रही। कुल सीटों की 33% सीटों महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। ये व्यवस्था 15 सालों के लिए लागू की जाएगी। संसद चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। सीधे आपको ले चलते संसद, जहां पर रवि किशन कुछ कह रहे हैं। तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए 33%। और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परिसीमन भी होके के चाहिए। जय हो आपकी। एगो सुन ला, एगो एक बात सुना हो गई। अरे सुन ला, अरे ढेर हो गई। कहाँ रे? अरे हो गई ना। बस परिसीमन मिलना चाहिए। जय, धन्यवाद अध्यक्ष। श्रीमती शोभा बचाओ, श्रीमती शोभा बचाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपला अत्यंत हनुमान जी बैठ जाइए, हनुमान जी बैठ जाइए, आपके पीछे शोभा जी खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपली शोभा जी आभारी आहे। ओनली योर स्पीच। मी आज या सभागृहात नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावर बोलण्यासाठी उभी आहे। हे केवळ एक विधायी प्रस्ताव नाही, तर भारताच्या लोकशाहीला अधिक न्याय, अधिक समावेशक आणि अधिक प्रातिनिधिक बनवण्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक संधी आहे।
जर आपण इतिहासाकडे मागे होऊन बघितले तर जवळजवळ 100 वर्षापूर्वीचा तो काळ आठवतो, जेव्हा तो आप संसद की कार्यवाही सुन रहे थे। आपने देखा कि रवि किशन को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये जो महिला आरक्षण बिल है उसे पास होना चाहिए, लागू होना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई थी 2 बजे के बाद राहुल गांधी ने अपना भाषण देना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने कहानी बताई, उस कहानी को सत्ता पक्ष ने सुना और उसके बाद उस पर आपत्ति जताते हुए किरण रिजिजू नजर आए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को अपनी टिप्पणी को लेकर, अपनी कहानी को लेकर और अपनी कहानी के दौरान इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बार बार राहुल गांधी यही कह रहे थे कि हम ये बिल पास नहीं होने देंगे। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल से जुड़ी चर्चा में हिस्सा लेते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने एक जादू की कहानी सुनाई, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति जताते हुए राहुल गांधी को विधेयक पर बोलने के लिए हिदायत दी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं माने। बार बार वो स्टोरी का जिक्र करते रहे। स्पीकर ने राहुल गांधी के भाषण के एक हिस्से को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया। स्पीकर ने राहुल गांधी से कहा कि मुझे आपके बयान पर घोर आपत्ति है, आप विधेयक पर अपनी बात रखिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी आपत्ति नहीं करता हूं, पर भाषण मर्यादा के अंतर्गत होनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं जादूगर शब्द नहीं बोलूंगा और वो फिर से अपनी स्टोरी सुनाने लग गए। तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी कहानी सुनाई, उसके बाद सत्ता पक्ष के लोग यानी कि केंद्र के जो सांसद थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो कहानी सुनाई गई है इसमें जादूगर शब्द का जो प्रयोग किया गया है ये प्रधानमंत्री मोदी का अपमान है, क्योंकि जनता के द्वारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, और सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। सदन की बात की जाए तो सदन में भी भारी हंगामा रहा, विपक्ष बार बार आपत्ति जता रहा है इस बिल को लेकर। अगर लखनऊ की बात कर लें तो इस बिल को लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, आज़ादी के लगभग 78-69 साल बाद भी आज पुरुषवादी समाज की मानसिकता से आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह महिलाओं को जिस तरह की आज़ादी, जिस तरह की मानसिक स्वतंत्रता, जिस तरह से निर्णय लेने की स्वतंत्रता, जिस तरह से परिवार चलाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वैसा नहीं मिल पाया, जिसका कारण है कि आज 33% आधी आबादी के आरक्षण की बात सरकार कर रही है और जनता उसे देख रही है। बात अगर हम लखनऊ की करें तो ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश की हर महिला जो आधी आबादी हो, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हो, चाहे माइनॉरिटीज़ की हो, SC ST की हो, OBC की हो या फिर सामान्य वर्ग की हो, हर महिला में एक खुशी की लहर है और इसे इनकार नहीं है कि इससे काफ़ी हद तक निर्णय लेने की आज़ादी, मानसिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी एक महिला वर्ग को मिलेगा, जो हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुषवादी मानसिकता के चलते नहीं मिल पाया। क्योंकि जिस तरह की आज़ादी पुरुषों को अर्थात परिवार में लड़कों को मिलती है, उस तरह की आज़ादी लड़कियों को, महिलाओं को नहीं मिल पाती है। इसे कोई माने या न माने, लेकिन ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि हम महिलाओं को आज़ादी देना तो नहीं चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि हाँ हम बेटे के समान ही बेटी को भी अधिकार दे रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाता है या मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने 33% आरक्षण की वकालत की है और उसमें जो परिसीमन की बात हुई है, जिसमें परिसीमन को लेकर राहुल गांधी की बात कर लें या फिर समाजवादी पार्टी की बात कर लें, TMC की बात कर लें या अन्य जो भी विपक्ष की राजनीतिक दल हैं जिनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि उनको इस बात का डर है कि महिलाओं की 33% जो सीटें बढ़ेंगी उसका माइलेज ऐसा न हो कि नारी शक्ति बंधन के तहत मोदी सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को उसका फ़ायदा मिल जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, आधी आबादी पूरा अगर मोदी मैंडेट की तरफ आगे बढ़ती है तो उनके लिए जीत की राह विपक्ष के लिए आसान नहीं होगी, मोदी को चुनौती देना आसान नहीं होगा।
जहाँ तक बात आपने लखनऊ की पूछा, तो लखनऊ में भी हम चाहे पार्टी कार्यालयों की बात कर लें या यहाँ की कॉलोनियों की बात कर लें, हर महिला में एक खुशी की लहर है इस बात को लेकर कि आज जिस तरह से हम समाज में उपेक्षित रहे हैं या जितना हमें सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है, अब इसके माध्यम से जब हम सदन में पहुंचेंगे तो अपने अधिकार का सदुपयोग कर सकते हैं और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम निचले स्तर पे आरक्षण पे जब नज़र डालते हैं, हम चाहे प्रधान की बात कर लें, ब्लॉक प्रमुख की बात कर लें, जिला पंचायत सदस्य की बात कर लें या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर लें, जहाँ पे महिला आरक्षण के तहत महिलाएं इन पदों पे सुशोभित हैं, उनमें लगभग 90% ऐसा देखा जाता है कि प्रधान पति या जब ब्लॉक प्रमुख पति इस तरह से वो जो लोग हैं, पुरुष जो हैं, वही उसको चलाते हुए दिखते हैं, मीटिंग्स में भी बैठते हुए देखे जाते हैं। तो अब इस बात पे ध्यान देना हो कि जब सदन में जब ये महिलाएं अपनी हिस्सेदारी के तहत पहुँचें तो उनको वो आज़ादी स्वतंत्रता मिले कि एक पुरुष सांसद जिस तरह से अपने कार्य को करता है उसी तरह की आज़ादी के साथ ये महिलाएं भी करें। ऐसा न हो कि ये पुरुषवादी जो मानसिकता है वो वहाँ भी हावी दिखे और महिलाओं को सिर्फ एक आरक्षण का झुंझुना ही मिल जाए, न कि जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसे मानसिक आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे निर्णय लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे आर्थिक आज़ादी मिलनी चाहिए, परिवार में निर्णय लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए, वो न मिला, केवल आरक्षण एक ढकोसला हो जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। लेकिन एक उम्मीद की लौ जगी है कि आने वाले समय में इस आरक्षण के माध्यम से जब महिलाएं सदन की शोभा बढ़ाएंगी तो जरूर वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगी, या उनको जब ये पूरी जानकारी होगी कि ये मेरा अधिकार यही है तो उसका सदुपयोग करते दिखेंगे, उसका प्रभाव पूरे भारत की महिलाओं पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, राघवेंद्र हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच सहारनपुर से संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सदन में जिस तरह से नारी शक्ति को लेकर चर्चा की गई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हुई, एक तरफ विपक्ष तो उसका विरोध लगातार कर ही रहा है। सहारनपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, वहां की महिलाएं कितना खुश हैं इस विधेयक से? आपके पीछे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितना प्रभावित है उस विधेयक से। जी जी, देखिए, महिला बिल जैसे कल से बिल पेश हुआ है तो महिलाओं में इसके लिए खुशी भी है और कुछ महिलाएं हमारे साथ है, बात करते हैं। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर नीलू राणा। जी नीलू जी, कैसे देखते हैं महिला बिल आरक्षण बिल पास हो रहा है? देखिए, पहले तो हम सहारनपुर से नारी शक्ति माननीय मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। तो उसमें क्या है कि मोदी जी ने आज ये समझिए कि महिलाओं का महत्व और भी बढ़ा दिया है और माननीय मोदी जी के कंधों में एक और सितारा जड़ने जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत। तो विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है इसमें। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, और जहां तक मैं दोनों विपक्ष को जानती हूँ, चाहे वो सपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो आज तक 27 साल हो गए, उन्होंने क्यों नारी शक्ति का मान सम्मान नहीं बढ़ाया? और आज भी यदि बढ़ाना चाह रहे हैं मोदी जी, और वो इस प्रकार से विरोध करके यही दिखा रहे हैं कि वो नारी शक्ति के विरुद्ध। तो कैसा देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हम पहले भी मोदी जी के साथ थे और आज भी मोदी जी के साथ हैं, और ये फैसला निश्चित रूप से भारतवर्ष को आने वाले 2047 में विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता। आपका नाम? मेरा उमा अरोड़ा। कैसे देखते हैं बिल को? बिल को एक संशोधन नारी शक्ति उन्होंने शुरू करा है और हमारी दिशा भी बदल रही है और दशा भी बदलेगी। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सहारनपुर की नारी शक्ति का उनका हार्दिक दिल से सम्मान करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है और नारी को आगे आने का सम्मान दिया है। जी, नाम आपका? नारी शक्ति, जैसे कि नाम से ही वो है कि नारी शक्ति को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, और वंदन तो वो हमेशा ही मातृशक्ति का करते हैं। तो जो आधी आबादी है, मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना, वो उन्हें साकार होते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें कि आधी आबादी की भागीदारी। वो कहते हैं कि महिलाएं अगर 50% हमारे साथ हैं तो हम इस ऐतिहासिक कदम को या हर क्षेत्र में महिलाओं को साथ लेकर चलेंगे तो सुनिश्चित है कि हम अपने देश का विकास और बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल संजय, जाहिर सी बात है इस बिल को लेकर कई प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखना होगा कि जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उसका कितना प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश मिला है। लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए। निचली अदालत ने FIR की मांग खारिज की थी। तो लखनऊ हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया है। ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे पुलिस।
हाईकोर्ट का ये कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का यह आदेश सामने आया है। राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी लखनऊ में एफआईआर। और बताते आपको चले कि दोहरी नागरिकता के केस में हाईकोर्ट का ये आदेश सामने आया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने यह आदेश दिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे पुलिस। हाईकोर्ट का ये कहना है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने आदेश दिया। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, ब्रिटिश नागरिकता की जांच करे पुलिस, हाईकोर्ट ने कहा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश, पूरी जानकारी विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा जिस तरह से राहुल, ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। निचली अदालत ने एफआईआर की मांग खारिज की थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिएगा। स्वामी द्वारा लगातार इस बात को उठाया जाता रहा है कि इन दोनों लोगों की दोहरी नागरिकता है और ब्रिटिश नागरिकता अगर है तो भारतीय नागरिकता कैसे लिए हुए हैं बिना जानकारी दिए, इसके लिए जांच होनी चाहिए। अब निचली अदालत द्वारा जैसे कि एफआईआर पे जांच करने पे या गिरफ्तारी पे रोक लगाई गई थी, ऐसे में कोर्ट के तरफ से जब ये आदेश आया है तो इससे इनकार नहीं है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई हैं। क्योंकि अगर दोहरी नागरिकता की जांच होती है, दोहरी नागरिकता में वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सांसद की सदस्यता भी जा सकती है। इसके साथ ही तमाम उसमें ऐसे भी एफआईआर में लॉज होते हैं जिनके माध्यम से उनको जेल तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये नागरिकता से संबंधित मामला है जो देशद्रोह में भी आता है। तो अब देखना होगा कि पूरी जांच प्रक्रिया जब कंप्लीट होती है, यहाँ एफआईआर दर्ज होती है, तो उसके बाद से फाइनल जब एफआईआर लगता है तो उसमें क्या निकलता है। क्योंकि अगर ये सब नियम संगत नहीं किया गया है, दोहरी नागरिकता के प्रमाण पाए जाते हैं पूरी तरह से जांच में, तो राहुल गांधी की बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इस समय कांग्रेस वैसे ही पूरे देश में अपने पार्टी को खड़ा करने में जुटी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी को अगर इतना बड़ा धक्का लगता है तो वो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, अब हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह का ये मामला है दोहरी नागरिकता का, अब इस पूरे मामले में जो जांच के आदेश है वो पुलिस को सौंप दिए गए। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अब सबसे बड़ी बात है कि जांच पुलिस को सौंपी गई है, पुलिस जांच करेगी, इसमें एफआईआर दर्ज होगा। तो एफआईआर दर्ज होंगे तो सीधी सी बात है पूछताछ और गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा। ऐसे में राहुल गांधी की एक बहुत बड़ी मुश्किल ये हो जाएगी कि ब्रिटिश नागरिकता वाले प्रकरण पे अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी होगी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएंगे। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह पाएंगे तो उसके साथ साथ जिस तरह के एफिडेविट उन्होंने अपने चुनाव के समय क्या भरे हैं फॉर्म में, ये देखना होगा। अगर वहाँ पे दोहरी नागरिकता मेंशन नहीं किया है तो वो भी एक अगर अलग से क्लास बनता है कि आपने इस बात को तथ्य को छुपाया कैसे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि परत दर परत जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और जांच में जैसी जैसी बातें सामने आएंगी वही तय करेंगे कि राहुल गांधी के लिए ये कितनी बहुत बड़ी मुश्किल है। लेकिन जिस तरह का आदेश कोर्ट के तरफ से आया है, अब सुप्रीम कोर्ट का अगर राहुल गांधी रुख करते हैं तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश होता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, हर हाल में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही इसके बचाव में। लेकिन राघवेंद्र, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, बिल्कुल इसके अलावा अगर बात कर ली जाए निचली अदालत की, तो निचली अदालत का जब आदेश आया था, क्योंकि लखनऊ हाईकोर्ट ने यह आदेश पलटकर अपना आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन निचली अदालत के क्या कुछ कारण रहे थे? निचली अदालत ने किस तरीके से टिप्पणी की थी उस समय पर जब अपना फैसला सुनाया था?
निचली अदालत ने सिंपल सी बात कही थी कि इस पे एफआईआर दर्ज करने और जांच करने जैसी कोई बात नहीं है और उसको सिरे से खारिज कर दिया था। जो रिट दायर की गई थी उस रिट को ही खारिज कर दिया था। उसी आधार पे फिर इन लोगों ने हाईकोर्ट का रास्ता रुख किया था। और अब कोर्ट का जब ये आदेश आया है हाईकोर्ट की तरफ से इसमें कि लखनऊ में एफआईआर दर्ज की जाए और पुलिस इसकी जाँच करे, चूँकि कोर्ट का आदेश है तो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये भी नहीं कर सकते कि ये मोदी सरकार या प्रदेश की योगी सरकार राहुल गांधी को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि ये कोर्ट का जब मामला है तो सरकारों को घेरने का मौका इसमें नहीं मिलेगा कि केंद्र सरकार को या यूपी की राज्य सरकार को घेर सके। अब देखना होगा कि इस आदेश के बाद से राहुल गांधी का क्या रुख होता है, क्योंकि वो अपने बचाव में हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही। अब सुप्रीम कोर्ट में जब रिट दाखिल करने वाले लोग जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होता है ये देखना बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को राहुल गांधी किस तरह से लेते हैं और आगे क्या कुछ वो करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, जिस तरह से सदन में नारी शक्ति को लेकर चर्चा की गई, विपक्ष एक तरफ विरोध कर रहा है और आधी आबादी का दायरा बढ़ाया जा रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो वहां की महिला कितनी खुश है इस विधेयक से, क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, देखिए अभी जो है सबकी निगाहें संसद पर टिकी है कि जब वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या ये पूर्ण बहुमत के साथ ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई है केंद्र सरकार, ये पास भी हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 360 है और अभी तक ये बड़ा मुश्किल लग पा रहा है कि क्या ये पास भी हो पाएगा या नहीं, क्योंकि विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन महिलाएं इसको लेकर क्या सोचती है, क्या समझती हैं, राजनीति में अगर उनकी हिस्सेदारी बढ़ती हैं, इनसे जान लेते हैं। मैम, जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जा रहा है, इसके साथ परिसीमन बिल भी लेकर आ रहे हैं, आंकड़े भी बढ़ेंगे, सीटें भी बढ़ेगी, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। चंडीगढ़ के लिहाज से आप कैसे देखती हैं इसे और क्या समझती हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं, ये महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी और ने ऐसे महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं। दूसरी बात, विपक्ष जो है उसका तो काम ही यही है। विपक्ष में मैं तो ये हैरान हूँ देख के कि जो विपक्ष में जो महिलाएं हैं वो कैसे विपक्ष के साथ साथ दे रही हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये बिल पास हो रहा है, महिलाओं के लिए तो लागू किया जा रहा है और बहुत ही निंदनीय बात है कि विपक्ष ऐसा कर रहा है। मैं सिर्फ ऐसा देखना चाहती हूँ इसको कि ये जल्दी से जल्दी पास हो और डिलिमिटेशन जिसे हम परिनियम बोलते हैं उसके अंतर्गत अगर ये बिल पास होता है तो ही ये लागू हो पाएगा, क्योंकि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 82 के तहत ये हमें जो बिल है ये डिलिमिटेशन के साथ ही पास करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसमें दिक्कत आएगी बहुत। और जितनी जल्दी पास होगा उतना बेहतर है, क्योंकि मोदी जी ने देखिए हमेशा से सशक्त किया है महिलाओं को। पहले उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर बांटे, उन्होंने जल हर जगह पहुंचाया, नल लगवाए, उन्होंने बैंक खाते खुलवाए और अब वो महिलाओं को, एक देश की नारी को इतनी बड़ी पहचान देने जा रहे हैं। तो ये नारी की आवाज़ है, ये आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। तो इसीलिए विपक्ष नाराज है, विपक्ष बेचैन है और विपक्ष जानता है कि उनकी एकजुटता टूट जाएगी अगर ये बिल पास हो गया। धन्यवाद जी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी ही देर में जवाब भी देने वाले हैं परिसीमन बिल पर, इस पर बात अटकी हुई है। और भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गीतांजलि जी हैं जो पेशे से एडवोकेट हैं, वो क्या समझती हैं, क्या भागीदारी बढ़नी चाहिए राजनीति में महिलाओं की? मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? यस, जो महिलाओं के बारे में अगर सवाल है तो सबसे पहला मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने ये योजना बनाई कि जो महिलाएं हैं वो राजनीति में भी आएँ। चाहे वो जल देने की सुविधा हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत सबके घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, या फिर टॉयलेट की स्कीम जो उन्होंने दी। अभी तक महिलाओं को उन्होंने इंडिपेंडेंट ही बनाया है, उन्होंने किसी का मोहताज रहना नहीं सिखाया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि क्यों विपक्ष दल ऐसा कर रहा है? क्या उस विपक्ष दल में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनको महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं है? क्योंकि जो महिलाएं घर में अपना किचन संभालती हैं और बहुत ही सेक्टर्स में वो आ भी चुकी हैं, चाहे आसमान को लो तो आजकल महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, किसी भी सेक्टर में लो, महिलाएं एडवोकेट हैं, महिलाएं डॉक्टर्स हैं, तो क्यों उनको ये सुन के क्यों कांप जाते हैं कि क्यों महिलाओं को नहीं आना चाहिए? महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए।
आप सभी देखते हो कि द्रौपदी मुर्मू हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कितने अच्छे से राजनीति का संचालन कर रहे हैं, और इस संचालन को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ कि शायद हमें भी कभी राजनीति में मौका मिले कि हम भी अपनी भागीदारी इस देश की सेवा के लिए निभा पाएँ, और हम भी देश की सेवा में मोदी जी के साथ हम कदम से कदम मिला के चलें। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मोदी जी जो ये कर रहे हैं, यहाँ पर चंडीगढ़ में खासकर महिलाओं में बहुत उत्साह है इस चीज़ को लेके, और यहाँ की हर महिला समर्थन करती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आने के साथ साथ राजनीति में भी वो कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। आपको क्या लगता है कि राजनीति में आना सही होगा? महिलाओं का सक्षम है राजनीति करने में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मोदी जी का, जो नारी शक्ति अधिनियम लेकर आए और महिलाओं पर इतना विश्वास जगाया कि वो राजनीति में पूरी तरह से हिस्सेदारी ले सकती हैं। लेकिन साथ में एक नाराज़गी विपक्ष के साथ बहुत ही हमें रोष है, क्योंकि हम चंडीगढ़ में रहते हैं और चंडीगढ़ एक वेल एजुकेटेड एंड प्लान्ड सिटी है। हमें काफ़ी मौका मिलता है कि हम बाहर निकले, हम अपने आप को दिखा सकें, हम अपना नेतृत्व दिखा सकें। लेकिन विपक्ष जो स्थिति अभी हमें दिखा रहा है, उससे हमारा मन बहुत ही खट्टा हुआ है कि ये जो हमारा बिल है ये नारी शक्ति के बेनिफिट के लिए, जो 33% आरक्षण मिलेगा, पर विपक्ष इस स्थिति में है ही नहीं कि उसको स्वीकार करे, उसके अड़िंगे अड़ाना ये चीज़ ठीक नहीं है। एक चूहों की तरह उछल कूद और एक ही बिल में रहकर अब ये सारे इकट्ठे होके खिलाफत कर रहे हैं कि ये बिल ना हो, इससे हानि तो हमारी होगी ना। और एक और बात कहना चाहूँगी कि सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इतिहास तो वही सरकार रचेगी जो कुछ डिफरेंट और जो कुछ बेनिफिट के लिए करेंगी। और जो मोदी जी ने आज ये काम किया है, उससे मोदी जी तो सब औरतों के दिल में घर कर बैठे हैं, और औरतों से ही घर चलते हैं। और तो क्या, हमारे जो घर में मेल पर्सन्स हैं वो भी इस बात से बहुत ही हैप्पी थे कि ये बिल आ रहा है। लेकिन आज जो हम जो सुन रहे हैं न्यूज़ में या हम देख रहे हैं, हमें ये स्थिति अच्छी नहीं लग रही। और रही बात आपकी कि राजनीति में भागीदारी की, तो हम भी हम चाहते हैं कि हम राजनीति में आगे आए, हमें मौके मिले। जब एक 33% साफ स्पष्ट मौका मिलने की बारी आई है, तो विपक्ष हमारे सामने ऐसी स्थिति में क्यों खड़ा है कि एक दीवार बन के क्यों खड़ा है कि इस 33% को हमने आने नहीं दिया और आने नहीं देना। और ये जो परिसीमन का ये आरोप सा एक लगा रहे हैं, क्या उनको परिसीमन की परिभाषा पता है? मान लीजिए परिसीमन हो जाता है, वो जो कह रहे हैं कि ये फिर मोदी जी ही हर जगह में जीतेंगे, तो ठीक है जी, आप अपना वजूद बनाइए और हर जगह में जीतिए। हर जगह में सिर्फ लेडीज ही तो नहीं है ना, पुरुष भी हैं, तो आप बना लीजिए अपने वोटर, जीत जाइए। तो ये बताएं, थोड़ा आगे आ जाइए। अभी भी उम्मीद है कि जो संसद में ये बिल है वो पास हो जाएगा? उम्मीद अभी भी बरकरार? हाँ जी, बिल्कुल पास होगा। अगर पास नहीं होगा तो महिलाओं का जो रोष है वो विपक्ष फिर देख लेगा अपने अगले इलेक्शन में। अगले क्या, जब तक इलेक्शंस होते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, तब तक विपक्ष ये याद रखेगा कि ये बिल पास नहीं होने दिया, तो उसका बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, देखिए आपने महिलाओं के विचार सुने, किस तरीके से वो अपनी बात यहाँ पर रख रही है कि राजनीति में आना कितना ज़रूरी है महिलाओं के लिए। लेकिन निगाहें देखिए सबकी टिकी हुई है कि जब चर्चा खत्म होगी और इस पर वोटिंग होगी, क्या ये पास भी हो पाएगा या नहीं। बड़ा ही मुश्किल लग रहा है कि ये पास हो जाए, लेकिन निगाहें अभी भी टिकी है, उम्मीद बरकरार है। बिल्कुल ईशा, इस बिल को लेकर जाहिर सी बात है अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि वो इस बिल से कितनी संतुष्ट हैं, और विपक्ष को लेकर भी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है कि विपक्ष इस बिल को ना रोके। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, बार बार विपक्ष यही कह रहा है कि इस बिल को सरकार के द्वारा जो लाया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि इसका इंपैक्ट किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष बार बार ये कहना चाहता है इस बिल को लेकर, और मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं महिलाओं के प्रति, अगर 2014 के बाद से हम एक नज़र डालें, चाहे वो लखपति दीदी की बात हो या लाडली बहना की योजना की बात हो, या फिर जो छोटी बच्चियों के लिए योजनाएं आई हैं कि बेटी जब पैदा होगी तो कन्या सुकन्या के तहत किस तरह से उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाएगा की बात हो, या स्वामित्व का अधिकार हो कि गरीब परिवारों को जब
आवास आवंटित किए गए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा या राज्य की योगी सरकार द्वारा, तो उसमें स्वामित्व का जो अधिकार दिया गया, मालिकाना हक दिया गया, वो महिलाओं के हाथ में चाबी दी गई। तो जब इस पूरे कार्यक्रम पे 2014 के बाद से अगर नज़र डालते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि मोदी सरकार की नीतियां महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला को सशक्त बनाने के लिए, महिला की आज़ादी के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए सकारात्मक दिशा में काम करती हुई नजर आती है। जहां तक विपक्ष की बात है, स्वाभाविक सी बात है कि जब इस तरह की योजना आती है, वो भी एक ऐसी योजना जो आधी आबादी के लिए है, जहां पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी बार बार इस तरह के बयान देती हो कि हमारी बहन बेटियों को अगर कोई इस चौराहे पे सोहदा छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करते हुए दिखेंगे। मतलब सीधा सा संदेश है कि अगर आप हमारी बहन बेटियों को अगर इस चौराहे पे छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पे पुलिस आपका एनकाउंटर करेगी, आप बच नहीं पाएंगे, आपका टिकट ऊपर का पक्का होगा। तो कहा जा सकता है कि महिलाओं में जो एक सुरक्षा के भाव दिखे हैं, जिस तरह की आज़ादी दिखी है, या योगी सरकार और मोदी सरकार के प्रति जिस तरह से एक लगाव दिखा है इन तमाम योजनाओं के तहत, और अब ऐसे में नारी शक्ति बंधन योजना जब लागू होगी, जहां पे 33% सीटें सीधे महिलाओं को आरक्षित होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे सर्वाधिक सीटों वाला राज्य है, तो इस पर भी प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जिनके पास एक पीडीए नारा होता है या संविधान बचाने, आरक्षण बचाने जैसी बातें होती हैं, वहाँ पे जब इस तरह की सरकारें जो जन सरोकारों से जुड़ी हुई हैं, सुरक्षा से जुड़ी हुई, महिला हितों से जुड़ी हुई, महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका बहुत बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि अगर पिछले चुनावों के दरमियान हम जाएँ तो जिस तरह से कांग्रेस ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए स्कूटी बांटने की योजना लाई थी, लेकिन प्रियंका मौर्य जो स्कूटी गर्ल के लिए पोस्टर गर्ल थी, वही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ली। तो उसके बाद से लगातार जिस तरह से महिलाओं को अपनी पार्टी में भी अट्रैक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, स्कूटी बांटने का भी ऐलान किया गया और तमाम तरह की अन्य योजनाएं चलाई गई। ये प्रभाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पे जरूर छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि जब 2027 का विधानसभा का चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना लाभ मिलता है, या महिलाएं कितने अपने दमखम से तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर ये बिल लाया जा रहा है, उसका कितना असर पड़ने वाला है। और विधानसभा चुनाव भी यूपी के पास करीब है, और ऐसे में कितना इम्पैक्ट यूपी में देखने को मिलेगा। राघवेंद्र, जिस तरह से इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, क्या विपक्ष महिला सशक्तिकरण को भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर तूल देकर इस बिल को भी रोकना चाहता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बिल से, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से विपक्ष को घबराहट नहीं है। विपक्ष को जो घबराहट है, क्योंकि वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करके महिलाओं से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहेगा, लेकिन जिस तरह से परिसीमन की बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के विपक्ष जरूर परेशान है। क्योंकि अगर परिसीमन के माध्यम से महिलाओं की इतनी संख्या बढ़ाई जाती है और महिलाएं अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं, तो स्वाभाविक से बात है कि गठबंधन कमज़ोर होगा, और उसी कमज़ोर कड़ी को लेकर ही विपक्ष चिंतित दिख रहा है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, इस बिल को लेकर प्रतिक्रियाएं तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी में सम्मान दिया जाता है महिलाओं को। इसके अलावा उन्होंने इस बिल का विरोध ना करके उन्होंने कहा कि बिल लागू हो, बिल लेकिन जनगणना के साथ हो। इसका आधार जो है वो 2011 की जनगणना नहीं, बल्कि अभी हाल ही में जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर ये बिल लागू होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, बिल को लेकर तो प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही हैं, इस बिल की सराहना भी हो रही है, लेकिन जो ये जनगणना का मुद्दा बार बार विपक्ष की ओर से लाया जा रहा है, इसको लेकर कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल, बात जहाँ पे विपक्ष जनगणना की कर रहा है, उस जनगणना में उसका एक बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा हुआ है, जाति जनगणना। क्योंकि विपक्ष चाहता है कि जाति जनगणना जब हो जाए तो उसके बाद से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% जो सीटें आरक्षित हैं, उसमें भी आरक्षण के तहत SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के तहत सीटों का बंटवारा हो। इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ा नारा इस विपक्ष द्वारा बुलंद किया जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी
जब आप मतलब मांगते हैं कि हमारी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी जनसंख्या है, उसी अनुपात में हमारी हिस्सेदारी दीजिए, क्योंकि वो नारा देते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे में सवाल उठता है कि सवर्ण वर्ग की जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, और विपक्ष इसी पे बार बार आना चाहता है कि पहले आप जाति जनगणना करा लीजिए, अभी देश में जनगणना चल रही है, उसके बाद से इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम या परिसीमन को करिए। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार 2011 की जनसंख्या के आधार पे ही परिसीमन करा करके अगला चुनाव कराना चाहती है। विपक्ष में और सरकार में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में सिर्फ यही अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष को उसमें अपनी हार दिखाई दे रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो एक बहुत बड़ी आबादी है, वो आधी आबादी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है तो बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से आपसी नोकझोंक सदन की कार्रवाई में देखने को मिला, अखिलेश यादव ने जिस तरह से आधी आबादी की बात की, गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी पूरी सीटें ही महिलाओं को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत ही ये राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी के नफा नुकसान के आधार पर अपने अपने तर्क पेश कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से 2014 के बाद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए काम किया है, उसका फायदा आगामी चुनाव में भी, चाहे वो यूपी का हो या केंद्र को, भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार विरोध तो कर ही रहा है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से तर्क दे रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात होती है कि नारी शक्ति बंधन को लेकर प्रतिक्रिया किस तरह से महिलाओं की आती है। राघवेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच देहरादून से उपेंद्र राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरह से सदन में आज नारी शक्ति बंधन को लेकर चर्चा हुआ, आधी आबादी का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इससे महिला काफी प्रभावित भी हो रही हैं। देहरादून की अगर हम बात करें, पूरे उत्तराखंड की बात करें, तो वहां की महिलाओं का क्या विचार है इस विधेयक को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो विशेष सत्र जो लोकसभा में जो चल रहा है, उसको लेकर नारी शक्ति बंधन पर जो चर्चा हो रही है, उसमें जो 33% का जो आरक्षण जो महिलाओं को जो दिया जा रहा है, और जो आधी आबादी वाली जो महिलाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश जिस तरीके से जो केंद्र सरकार का है, उससे जो है उत्तराखंड में भी महिलाएं काफ़ी खुश जो है वो नज़र आ रही हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ वोट तक जो है महिलाएं सीमित रहती थी, अब जो है उनकी भागीदारी जो है चुनाव लड़ने से लेकर तमाम जगहों पर जो है वो देखने को मिलेगी। इससे जो है महिलाएं जो है वो काफ़ी खुश जो है वो नज़र आ रही है। हमारे साथ कई सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर हैं, जो इस नारी शक्ति बंधन को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो रख रही हैं। हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल जी हैं, भाजपा नेत्री हैं। मैम, क्या लगता है आपको, जो नारी शक्ति बंधन योजना है, चर्चा बहुत हो रही है, विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है, लेकिन ये अब जो है लग रहा है कि जल्द जो है अधिनियम जो है वो बन जाएगा, कैसा देखते हैं इसको? देखिए, जब भी बात होगी महिलाओं के सम्मान की, जब बात होगी महिलाओं को एक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की, तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो है एक सामाजिक परिवर्तन का, एक इतिहास का में दर्ज हो गया। मतलब ये इतना क्रांतिकारी युगांतरी परिवर्तन है और हम सब महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि जो वर्षों से 4 दशकों से भी ज़्यादा का समय इस बिल को हो गया, लेकिन आज तक किसी राजनेता, किसी दल ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो आधी आबादी को उसका हक देने के लिए आगे आए। और आज हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, महिलाओं के दर्द को समझा। और विकसित भारत की जो हम कल्पना करते हैं, तो बिना महिलाओं के सशक्त हुए, समृद्ध हुए विकसित भारत की कल्पना करना बेकार है। तो मोदी जी ने इस बारे में सोचा, हम उनका धन्यवाद और आभार करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ, ये तो आज हम आरक्षण की बात करें, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए उनकी जो भी पॉलिसी रही है, जो भी नीति रही है, उसका केंद्र बिंदु महिलाएं रही है। चाहे वो जल हर घर जल नल की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे वो पायलट की ट्रेनिंग की बात करें, चाहे सैनिक स्कूलों में महिलाओं के दाखिले की बात करें, तमाम वो योजनाएं हैं, चाहे वो इज्जतघर शौचालय की बात करें। जब शौचालय की बात होती तो विपक्ष हंसता था, उसने कहा ये क्या शौचालय की बात करें, लेकिन आज वही महिलाओं के एक सम्मान का, तो तमाम योजनाएं हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष जो है सदन के अंदर आपने देखा होगा कि इस पर जो है वो सवाल कर रहा था कि आखिर महिलाओं का आरक्षण तो 2023 में हमने शुरू कर दिया था, 2024 में इसको जो है लागू कर दिया था, लेकिन अब जो है एक वोट बैंक की राजनीति को लेकर जो है तमाम सारी चीजें जो है वो हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, विपक्ष की मानसिकता अगर सही होती, विपक्ष के मंसूबे अगर सही होते, तो यह बिल तो 2010 में ही पास हो जाता। उस समय जब सरकार थी और उनके सहयोगी दलों ने यह कहा था कि बिल को फाड़ के फेंक दिया था। किसी ने कहा इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए, किसी ने कहा कि हम अपने डेट वार्ड पर साइन नहीं करेंगे। तमाम तरह का विरोध उन्हें क्या, उन्हें अपनी बहु बेटियां तो MP और MLA चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते कि समाज की महिलाएं, इस देश की महिलाएं आगे बढ़ के देश का नेतृत्व करें। आप अपने घर परिवार में चाहते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं देना चाहते। ठीक है, आप, मैं कहती हूँ जो भी दल इसका विरोध करे उन्हें अपने उसमें दे देना चाहिए था ना, अपने दल में दे देना चाहिए था उनको। क्यों उन्होंने वो किया? लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है मैम, कितने जो है जो आरक्षण की बात जो सरकार कह रही है और ये बिल जब पास होगा तो कितना जो है सब जो है वो महसूस करते हैं महिलाएं? इसमें बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है कि इतना हम लोगों को 33% इज अ लॉट। कि नहीं तो औरतों को क्या होता, बस चूल्हा चौका, उसके अलावा कोई पूछ नहीं होती थी, सिर्फ खाना बनाओ और घर चलाओ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छी बात है, औरतें बाहर निकलेंगी अपने आप पैरों पे खड़ी होके और ये सब करेंगी। नहीं तो कोई पूछता कौन औरतों की, कोई सुनता है औरतों की? कोई नहीं सुनता। अच्छी बात है ये सब, और एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। आपको क्या लगता है मैम कि जो सरकार कर रही है, इससे पहले भी जो है वो लगातार इस बात को कह रही थी कि नारियों का सम्मान होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, और अब जो है जो अधिनियम लेके आ रहे 33% आरक्षण की जो बात सरकार कह रही है उसको कैसे? मोदी जी ने इतना अच्छा कदम उठाया है महिलाओं के लिए कि जितनी तारीफ करी जाए मोदी जी की उतनी कम है। इसलिए हम लोगों को, महिलाओं को उन्होंने इतना, मतलब गरीब जनता को क्या, उनको टॉयलेट भी बना के दिया, उनको घर भी बना के दी, घर घर गैस पहुंचाई, और भी बराबर सेवा कर रहे हैं, घर घर अनाज भी पहुंचा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। हम तो मोदी जी के बहुत आभारी हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छी बात है ये जो अधिनियम लागू हुआ है, तो हम मोदी जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना। और औरतों को आगे बढ़ाया है ना। महिलाएं इसलिए थोड़ा ना हुई है कि मतलब अब अपनी भी कोई सोच होती है ना, समझ होती है आगे बढ़ने के लिए। हाँ, आपको क्या लगता है मैम? मोदी जी का तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जहाँ महिलाएं घर संभाल सकती हैं, वहाँ महिलाएं देश भी संभाल सकती हैं। मोदी जी ने आज समूह की महिलाएं सबसे आगे कर रखी है, सारा काम महिलाएं संभाली आज। बिल्कुल, भाजपा की ओर से जो महिलाएं हैं या जो संगठन के तौर पर अगर देखा जाए तो उनकी ओर से अब कार्यक्रम भी एक तय जो है वो किए जाएंगे। तमाम जो महिला संगठन है उनको, इनके जरिए एक जो है धन्यवाद कार्यक्रम जो है वो रखा जाएगा। जैसे ये अधिनियम पारित होता है उसके बाद जो है मोटरसाइकिल जो रैली है वो निकालने की जो तैयारी है वो भाजपा की ओर से की जा रही है। जिस तरीके से कल भी हमारी जो भाजपा की प्रदेश, बिल्कुल उपेंद्र, इससे ये भी साबित होता है जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि इस बिल की कितनी जरूरत थी, इस बिल की महिलाओं को कितनी चाह थी, और अपने हक को लेकर महिलाएं प्रतिक्रिया भी दे रही हैं कि विपक्ष को इस बिल को नहीं रोकना चाहिए। ईशा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। ईशा, जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो तर्क दे रहा है उन तर्कों को लेकर क्या कुछ कहना है महिलाओं का? बिल्कुल, देखिए, अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीधे तौर पे यहाँ पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस महिलाओं के जरिए जो परिसीमन लागू करेंगे, इससे वो उन राज्यों में सीटें बढ़ाएंगे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती है। सीधे तौर पर उत्तर भारत के राज्यों की उन्होंने बात की, क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं या विधानसभा सीटें हैं, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, और लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में हैं। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें, पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटें हैं। अगर परिसीमन होता है तो सीटें बढ़ेगी, और इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि हलके भी देखिए दोबारा से बनाए जाएंगे विधानसभा हलके, तो ऐसे में विपक्ष को, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन लागू करेगी, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 2029 में जीत कायम करेगी। लेकिन ये भी तय है कि अगर आज बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हो पाता है, 360 वोट नहीं पड़ते हैं, तो बीजेपी इसे पूरा भुनाएगी और एक ये राजनीतिक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव देखिए पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी लाभ ले लेगी। मेरे साथ महिलाएं अभी भी जुड़ी हुई हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अमित शाह जी का भी भाषण होगा, उसके बाद माना जा रहा है कि 7 बजे के करीब इस पर वोटिंग हो सकती है।
क्या लग रहा है कि पास हो जाएगा? अगर नहीं होता है तो क्या आप सारी महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी? यस, पूरी हमें उम्मीद है कि ये बिल पास होगा। अगर नहीं भी होगा तो क्या महिलाओं को राजनीति में भागीदारी से या बाकी सेक्टर में भागीदारी से रोक सकेगा? कोई भी नहीं रोक सकेगा। और हमारा और उत्साह बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष दल को शायद यही है उसके मन में कि हम तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे अगर महिलाएं राजनीति में आती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत जाती है और महिलाओं की सीटें बढ़ जाती हैं तो शायद उनका कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि राहुल जी तो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि महिलाएं किस तरह से सशक्त हैं। अगर हम इस बिल को देखें तो ये अपने आप में ही परिपूर्ण है। नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन मोदी जी ने बहुत सोच समझ के इस अधिनियम का नाम रखा है। क्योंकि नारी शक्ति कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं है और ना ही वो रुकने वाली है। वो और ज़्यादा इसमें रोष व्यक्त करेगी। अगर ये बिल नहीं पास होता तो नारियों की जो भागीदारी है और ज़्यादा से ज़्यादा हर सेक्टर में होगी। क्यों? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मोदी जी ने भारतीय नारी को इतना सशक्त कर दिया है, इतना उसको स्वाभिमान दे दिया है, इतना उसको इंडिपेंडेंट कर दिया है कि वो आज अपने आप में परिपूर्ण है। वो किसी से डरती नहीं है, किसी से खौफ नहीं खाती है। इसलिए विपक्ष दल को ये समझना चाहिए कि चुपचाप इस बिल का समर्थन करे और नारियों को राजनीति में आगे आने दे। जैसे कि बहुत सारे सेक्टर नारियां संभालती है, नारियां इससे भी बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं और सभी नारियां इस बिल का समर्थन देंगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए क्योंकि विपक्ष लगातार ये भी कहता नजर आ रहा है सभा में 543 सीटें हैं, अगर आरक्षण देना है 33% तो आप इसी पर दीजिए। परिसीमन की क्या ज़रूरत है? आंकड़े संख्या बढ़ाने की यहाँ पर क्या ज़रूरत है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक राष्ट्र एक चुनाव भी करवाना चाहती है, 2029 में इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं गेम खेली जा रही है। आपको यही लगता है? आम नागरिक होने के नाते क्या मानती हैं आप? क्या बीजेपी राजनीति कर रही है? अगर औरतों की बात हो रही है, औरतों को आरक्षण देने की बात हो रही है, तो बीजेपी राजनीति कैसे कर रही है? क्या मोदी जी के घर में ऐसी कोई औरत है जिसको वो उस आरक्षण में लाभ देने जा रहे हैं या आज तक दिया है? मेरा तो सीधा सीधा विपक्ष से यही प्रश्न है कि मैंने सुना था प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि नियत में खोट है। नियत में खोट कैसे है? क्या उन्होंने आरक्षण अपने घर के लोगों को दिया है या पूरी जनता पे, पूरे देश की औरतों पे विश्वास अपना जगाया है? और हमारे एक भावना जो दिल के अंदर एक छुपी पड़ी थी, हमें लग रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये करके दिखा दिया। इसमें विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है और राजनीतिकरण कैसे है? राजनीतिकरण परिसीमन करने में भी कैसे हो जाएगा? दम रखो। परिसीमन हम ये कह सकते हैं एक घटना है, एक कानून है, कानून के तहत ये करना पड़ेगा, एक नियम है। उसके बिना ये कैसे पारित कर सकते हैं? अगर डीप स्टडी कोई भी करे या अगर ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि परिसीमन के बिना कर दिया जाए, तो क्या उन्होंने कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं? कैसे करा जा सकता है जब तक यही नहीं पता चले? क्योंकि परिसीमन की परिभाषा समझनी पड़ेगी। परिसीमन का मतलब डिलिमिटेशन हमें सेट करने हैं, उसमें किस एरिया में कितने लोग हैं, उसमें कैसे ये कर सकते हैं? कैसे राजनीतिकरण कैसे हो सकता है इसमें? बिल्कुल, देखिए महिलाओं को अभी भी उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। एक और महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी राय ले लेते हैं। मैम, क्या लगता है कि जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है, क्या आप इसके पक्ष में हैं? और साथ ही साथ क्योंकि विपक्ष कह रहा है, खासतौर से नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है इस पर। वैसे तो विपक्ष को तो बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज राहुल गांधी के परिवार की तो अकेली औरत राजनीति कर रही है, उनको तो ये चीज़ बोलनी ही नहीं चाहिए। और मैं औरत होके कैसे बोल दूं कि ये आरक्षण नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ अगर एक औरत घर संभाल सकती है उसके लिए राजनीति संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक औरत अपने घर के
एक फैमिली में कम से कम 10-12 लोग हर किसी फैमिली में होते हैं। अगर वो एक फैमिली संभाल सकती है तो उसको अपना गली मोहल्ला, उसको अपना पंचायत, उसको अपना जो एरिया है उसको संभालना चाहिए। वो मना कर रहे हैं राजनीति, तो मुझे उनकी लग रही है कि उनको परेशानी हो गई है कि इस स्टेप से तो शायद उनका कोई लॉस हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वही है, उनको ही टेंशन हो रही है कि इस स्टेप से विपक्ष का ही लॉस होगा। मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा कि इससे उनका कोई फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने तो हम बहनों के लिए सोचा है और वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इंतज़ार है 7 बजे का जब वोटिंग होगी और इंतज़ार भी किया जा रहा है कि सदन में ये बिल पास हो। सभी महिलाएं टकटकी लगाए बैठी हैं, लेकिन ये भी तय है कि अगर ये बिल औंधे मुंह गिरता है और पूर्ण बहुमत से पास नहीं हो पाता है तो ज़रूर ये महिलाएं प्रदर्शन करेगी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुद्दा तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर ये जो बिल है उसका सहयोग करती हुई देखी जा रही है, उसके पक्ष में बोल रही हैं। ईशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल उपेंद्र देहरादून से हमारे साथ बने हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से इस बिल को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी राज्य की सीट को कम किए हुए आरक्षण की दायरे को बढ़ाया जा रहा है, नारी शक्ति पर बात की जा रही है, महिलाओं की राजनीति में बड़ा ऐतिहासिक कदम इसे जोड़कर देखा जा रहा है। वहां की महिलाओं का क्या विचार है? क्या महिलाओं के लिए राजनीति में एक अलग ऐतिहासिक फैसला है सरकार की ओर से? देखिए, माना तो ये जा रहा है कि जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा और उस समय जब परिसीमन होगा तो परिसीमन में अगर उत्तराखंड में खासतौर पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी 70 विधानसभा सीटें हैं वो बढ़कर जो है वो 105 हो जाएगी। उसके बाद जो लोकसभा की सीटें जो 5 हैं वो 8 हो जाएगी। इसमें जब परिसीमन की जब बात आएगी और उसके साथ साथ जब महिलाओं के आरक्षण की जब बात आएगी, जो 1/3% अगर जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं को जिस तरीके से जो है सीटें मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, तो उसमें भी महिलाओं की भागीदारी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। हमारे साथ जो है मैम लगातार जुड़ी हुई है। मैम, जिस तरीके से जो बात की जा रही है, खासतौर पर जो परिसीमन की बात की जा रही है, उसमें जब सीटें बढ़ेगी खासतौर पर उत्तराखंड में, उसमें अब महिलाओं की भागीदारी रहेगी। विधानसभा की चुनाव जो हो लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी होगी, तो इसको लेकर क्या कह सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब परिसीमन का सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और मैं तो उत्तराखंड की जहाँ तक बात करूँ, उत्तराखंड ही महिलाओं की देन है। महिलाओं का बहुत बड़ी भूमिका है उत्तराखंड को बनाने में, और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी महिलाओं को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व, चाहे वो ग्राम प्रधान है, चाहे वो पार्षद है, किसी भी इकाई में अगर महिला नेतृत्व कर रही है, महिलाओं के हाथ में कोई बागडोर है, तो वो काम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से होता है, बहुत संतुलित तरीके से होता है, और उसमें संवेदनशीलता भी कहीं कहीं रहती है। आपने देखा होगा चाहे वहाँ की सड़कें अच्छी, कहीं ग्राम प्रधान अगर है वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी होंगी, वहाँ आपको स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी मिलेगी, वहाँ की महिलाओं से संबंधित जो समस्या है उसका निराकरण जल्दी होता है, क्योंकि एक महिला का दर्द समझ सकती है। उसको पता है कि पहाड़ में दूर दराज में रहने वाली बहन को हमारी क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब वो नीति निर्धारण करेगी, जब वो सदन में बैठेगी, जब वो पटल पे उन चीजों को रखेगी, तो वो ध्यान में रखेगी। तो जिस तरह से आधी आबादी का दायरा बढ़ाया जा रहा है और सदन में नारी शक्ति को लेकर चर्चा की गई, विपक्ष एक तरफ इसका विरोध तो कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात होती है कि 7 बजे के बाद वोटिंग होगी, उसके बाद क्या फैसला निकलकर सामने आएगा।